हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉज एंड ट्रीटी। तो जो पहली ट्रीटी हमारे डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग ओपन स्काईज ट्रीटी। अब इसका मीनिंग जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है जैसे, तो हमें हमेशा ये लगता रहता है कि जो दूसरी कंट्री है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कर रही कि कुछ वो गलत या फिर न्यूक्लियर वेपन्स कुछ इस टाइप के वेपन्स तो नहीं बना रही जिसकी वजह से आपस में वॉर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए, ताकि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट ज़्यादा बने, उसी के लिए लाई गई ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ओपन स्काईज का क्या मतलब, देखो होता क्या है कि मान लो ये पर्टिकुलर किसी कंट्री की ना टेरिटरी है, ठीक है ना, उसकी कंट्री की ज़मीन है, तो इस कंट्री की ज़मीन के ऊपर ना, इसके जो ऊपर हवा है, जो ऊपर स्काई है, तो वहां पर एयरप्लेन के थ्रू दूसरी कंट्री वाले यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। ऊपर से ये देखेंगे कि इस टेरिटरी में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जहां पे ये लोग अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ ऐसा टाइप का कर रहे हो या फिर कुछ इस टाइप के हथियार बना रहे हो जिसकी वजह से वॉर बढ़ सकती है। तो यही चीज का नाम है ओपन स्काईज ट्रीटी, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन के साथ उसकी टेरिटरी के ऊपर जाके स्पाई कर सकती है। ठीक है ना, स्पाई करने से क्या होगा, उनको पता लगेगा कि क्या वो कंट्री किस टाइप के इस टाइम एक्टिविटीज उसके अंदर चल रही हैं। और ये किस तरीके से लिया जाएगा, ये होगा एरियल इमेजिंग के थ्रू। ठीक है ना, ऊपर से वो फोटोज वगैरह ले सकती हैं कि यहाँ पे इस टेरिटरी में क्या चल रहा है। और इनको 72 आवर्स का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है ना, 72 घंटे पहले बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आएंगे आपकी परमिशन के साथ। एंड 24 आवर्स पहले उनको एग्जैक्ट रूट देना होता है कि यहाँ से हम इस तरीके से इस पर्टिकुलर रूट को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ये देखो न्यूज़ में क्यों थी। अब न्यूज़ में इसलिए थी ना, एक्चुअल में क्या हुआ था, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो रशिया है ना वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी को मान नहीं रहा, यानी कि इस ट्रीटी को उसने साइन तो कर रखा था रशिया ने, पर रशिया वायलेट कर रहा था इस ट्रीटी को। तो इस वजह से यूएसए ने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को छोड़ दिया। अब क्योंकि यूएसए ने छोड़ दिया तो रशिया को लगा कि इस ट्रीटी का ज्यादा फायदा नहीं है, तो बाद में रशिया ने भी इस ट्रीटी को छोड़ दिया। अब ना ही यूएस और ना ही रशिया इस पर्टिकुलर ट्रीटी के मेंबर्स हैं। देखो इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि पहले जो हमारी ना आपस में ओपननेस बढ़ रही थी, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ओपननेस बढ़ रही थी, कॉन्फिडेंस बन रहा था एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर कि हम आपके अगेंस्ट लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप टेंशन ना लो। तो ये चीजें वहां पे करी जा रही थी, पर अब यूएस से भी निकल गया और रशिया भी चला गया। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो ओपननेस कॉन्फिडेंस था ये कम हो गया है अब। ठीक है, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी नहीं, इंडिया ओपन स्काईज ट्रीटी का मेंबर नहीं है। समझ आ गया क्यों न्यूज में था, क्या ट्रीटी है, बस यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब थोड़ा इसको एक बार ना डिटेल में और जान लेते हैं। देखो रशिया ने क्या किया, विड्रॉल अनाउंस किया जिसकी वजह से ये न्यूज में आया। और ये कब साइन हुई थी, ये साइन हुई थी 1992 के अंदर एंड इस फोर्स में आ गई थी इन 2002। और इसका एम मेजर क्या है कि हम कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड जो एक्सीडेंटल वॉर के चांसेस होते हैं उनको कम करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर कि एक मेंबर कंट्री दूसरी कंट्री के किसी पार्ट को स्पाई कर सकती है, ठीक है ना, बट विद लेटेस्ट कंसेंट, मतलब दूसरी कंट्री को कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आप आ जाओ। कंसेंट लेने के बाद आप देख सकते हो ऊपर से कि किस तरीके से आप एरियल इमेजिंग करते हुए आप 72 आवर्स का नोटिस दोगे एंड 24 आवर्स पहले क्या करोगे, एग्जैक्ट रूट बताओगे कहाँ कहाँ से हम जा रहे हैं। एंड इसमें ट्रूप मूवमेंट हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट हो जा रही हैं, मिसाइल डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर हो रखा है। तो इस वजह से इस टाइप की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर यहाँ पे इस तरह से निकाली जा सकती है। ठीक है, अभी देखो टोटल 35 कंट्रीज हैं इसके पार्टी। किर्गिस्तान ने साइन करी थी पर रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई मतलब कि वो अपनी कंट्री में वापस जाके उसके लिए जो इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी अपने डोमेस्टिक लॉज हैं उनमें अगर चेंजेस करती है तो उसको रेटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो किर्गिस्तान ने अभी रेटिफाई नहीं किया हुआ, इंडिया साथ ही साथ इसकी मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से ओपन स्काईज ट्रीटी न्यूज़ में थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा
एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। अब आगे चलते हैं अगली ट्रीटी की तरफ, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, देखो पिछली वाली जो हमने पढ़ी ओपन स्काईज वो टोटल 34 कंट्री थी ना। ऑन दी अदर हैंड ये जो न्यू स्टार्ट है ना, ये सिर्फ 2 कंट्रीज के ऊपर थी, यानी कि 2 कंट्रीज के ऊपर है। कौन सी कंट्रीज? एक है देखो रशिया, दूसरा बताओ दूसरा क्या होगा? दूसरा सिंपली यूएसए। ठीक है ना, तो इन पर्टिकुलर 2 कंट्रीज के आपस में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई थी। और स्टार्ट का ना जरा वो देख लो, फुल फॉर्म देख लो, ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है ना, तो जो भी स्ट्रेटेजिक आर्म्स है ना उनको कम करने की इसके अंदर कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में देखो ये थोड़ी ना पुरानी बात है। पुरानी बात क्यों है? पहले देखो इसके पहले थी स्टार्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, फिर वो खत्म हो गई, उसके बाद आई सॉट। सॉट क्या है? सॉट है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। अब उसके बाद आई है न्यू स्टार्ट। अब इन न्यू स्टार्ट के अंदर क्या किया गया, जो भी स्ट्रेटेजिक एंड ऑफेंसिव आर्म्स हैं उनके देखो प्रोडक्शन वगैरह पे रोक कम करी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट हमेशा हथियार ही बनाती जाए। तो इस वजह से होता क्या है, दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है ना। तो यहां पर लिमिट करने के लिए कि कितने हम अपने डिलीवरी व्हीकल्स रख सकते हैं, कितने वॉर हेड्स रख सकते हैं, इसको लिमिट लाने के लिए ये स्टार्ट, सॉट एज वेल एज जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये न्यूज में थी। ठीक है ना, इसको साइन किया गया था बेसिकली। अब हुआ क्या, देखो 2021 में ना ये एक्सपायर होने वाली थी, कि यानी कि जितने टाइम के लिए इसको साइन किया गया था वो टाइम 2021 में खत्म हो जाना था। उसके बाद रशिया एज वेल एज यूएसए ने इसको 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि आज के टाइम में ये ट्रीटी 2026 तक अभी वैलिड रहेगी। ठीक है, तो समझ आ गया किसके बीच में है? सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, रशिया एंड यूएसए, और कोई तीसरी कंट्री इसके अंदर नहीं है। क्यों करी जाती है? ताकि स्ट्रेटेजिक आर्म्स की रिडक्शन हो पाए, उन पे एक लिमिट लग सके, आपस में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपस में जो भी होता है कि वॉर के रिलेटेड जो भी होता है ये चीजें ना हो, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का फायदा हो। ऑफेंसिव आर्म्स को कम करना है 5 साल के लिए, अब 2026 तक ये चलेगी एटलीस्ट। ठीक है, तो ये था इस ट्रीटी के बारे में। थोड़ा और डिटेल में भी हम साथ में अब पढ़ लेते हैं। अब न्यूज़ में क्यों था वो आप समझ गए, एज वेल एज ये दोनों के बीच में है, जो कि 5 फरवरी 2011 को किया गया था। 10 साल के लिए चली, 2021 में एक्सपायर होनी थी, 5 साल और बढ़ा दिया गया। राइट, उसके पहले शॉर्ट थी और शॉर्ट से पहले क्या था, स्टार्ट। ठीक है जी, एंड इसके अंदर देखो लिमिट दे रखी है कि कितने हम ये कितने कर सकते हैं। 1600 ये व्हीकल्स, 6000 वॉरहेड। आपको ये नंबर जानने की जरूरत नहीं है, पर आप मोटा मोटा समझ गए किस तरह से ये ट्रीटी काम करती है। ठीक है, अब अगले अलायंस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एडिसन अलायंस। सर ना एडिसन की ना फुल फॉर्म जान लो, उसी से आपका ना चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। एडिसन की देखो फुल फॉर्म क्या है, ई से है एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क। ठीक है ना, ये है फुल फॉर्म एडिसन की, यानी कि एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क अलायंस। और ये किसके द्वारा में अनाउंस किया गया है? ये अनाउंसमेंट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। याद है हमने WEF के बारे में पढ़ा था, एनजीओ है, 1971 में स्टैब्लिश है, डावोस में डायलॉग होता है इसका ना, डावोस स्विट्जरलैंड में बहुत ही फेमस होता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो आपको पता ही है कि डिजिटल इकोनॉमी आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो चुकी है। साथ ही साथ अब जैसे स्पेशली वर्क फ्रॉम होम, जैसे कोविड के टाइम पे डिजिटल इकोनॉमी का तो प्रेजेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। चाहे आप डिजिटल एजुकेशन को देख लो, डिजिटल हेल्थ देख लो, हर फील्ड में डिजिटल इंपॉर्टेंट हो रहा है। राइट, उसी तरह से क्या हो रहा है, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड भी तो पता है हमें कि बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है इन चीज़ों का। तो इस वजह से हम किस तरह से इंश्योर कर सकें कि सारी कंट्रीज और सभी लोगों के पास इस डिजिटल इकोनॉमी का एक्सेस है, यानी कि हम डिजिटल इंक्लूजन की तरफ कदम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसी काम को हेल्प करने के लिए, ताकि डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज की हेल्प हो। यहीं पे फोकस किसका आता है, एडिसन अलायंस का। ठीक है, देखो क्वेश्चन आएगा ना एडिसन अलायंस से, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा कि एडिसन अलायंस रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो क्या आप उसको आंसर कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। ठीक है ना, कि हम बताएंगे कि भैया ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है, तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। समझ गए इस अलायंस का क्या मीनिंग है?
थोड़ा और डिटेल में एक बार जान लेते हैं। ये सारी देखो इतनी सारी हमारे पास ना डिजिटल से रिलेटेड हर चीज़ आजकल तो डिजिटल ही हो रही है, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट में भी ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, हेल्थ केयर भी आपको पता है, हर जगह कहीं ना कहीं डिजिटल का रोल बढ़ता ही जा रहा है। और कोविड-19 के टाइम तो और भी बढ़ गया है, और यहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एडिसन अलायंस को लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। और ये जिनेवा बेस्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आता है, उनकी तरफ से है, ताकि किस तरह से हम गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज के साथ काम करके डिफरेंट क्रॉस सेक्टरल मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन ला पाए, ताकि वर्ल्ड को इक्विटेबल एक्सेस मिल पाए डिजिटल इकोनॉमी का। एंड कोविड-19 के बाद तो और भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी ही गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, यूएनएचआरसी। अब यूएनएचआरसी क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो गया कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना कहीं किस पे फोकस कर रही है, ह्यूमन राइट्स की। दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको टैकल करना, कि ये इश्यूज ना आए, जहां जहां वायोलेशन हो रही है उसको हटाना, प्रोटेक्ट करना डिफरेंट कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स को। अब ये चीज न्यूज में क्यों थी, देखो ये चीज न्यूज में थी, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे ना, ठीक है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी को काफ़ी ज़्यादा वो किया था कि ये चीज़ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसकी वजह से इनके साथ एंगेजमेंट काफ़ी हटा दी थी, ठीक है ना, एंगेजमेंट हटा दी थी। अब वापस से जब नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं जो बाइडन, उनके बाद से उन्होंने अनाउंस किया है कि हम वापस से इंगेजमेंट चाहते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ जाती है। तो ज़रा इसको भी हम एक बार ना डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 के अंदर, ताकि ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड हम इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएं जहां पे वायोलेशन हो रही है, और बाकी जगह पे इसको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कर पाएं, राइट। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएंगे। एंड देखो सारे के सारे मेंबर्स नहीं होते, इसके अंदर टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, जिनका हर किसी का टर्म पीरियड होता है 3 साल का, ठीक है ना। और डिफरेंट रीजन्स के अंदर बांट रखा है, जैसे मान लो कि एशिया पैसिफिक से बता रखा है कि हमें इतनी कंट्रीज चाहिए, तो उस बेसिस पे इलेक्शंस होते रहते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन को नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी गई हैं, उस पर्टिकुलर रीजन से उतने मेंबर्स आएंगे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और कोई भी कंट्री 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा इसका मेंबर नहीं रह सकती, फिर उसको हटना पड़ेगा, फिर अगली बार जब इलेक्शन होंगे तब वो आ सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बाइंडिंग रेजोल्यूशन होते हैं, जी नहीं, ये होते हैं नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, एंड उसी के डिफरेंट प्रोसीजर्स के बेसिस पे ये अपने डिसीजंस ले लेती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अगला इनिशिएटिव है दिवाली। अब दिवाली देखो बहुत इंटरेस्टिंग, दिवाली क्या है, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। तो कहीं ना कहीं फोकस क्या है, डच और इंडिया, डच मतलब नीदरलैंड्स की बात हो रही है ना, नीदरलैंड्स और इंडिया क्या मतलब आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो भी वाटर से रिलेटेड इश्यूज है ना उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सके। तो आपको जैसे इजराइल का आपने हमेशा नाम सुना होगा कि इजराइल में देखो वाटर कंजर्वेशन के लिए या वाटर के जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए इजराइल ने कितना अच्छा काम किया है, उसी तरह से जो नीदरलैंड्स हैं उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। और यही चीज को हम चाहते हैं कि इंडिया में भी लेकर आए, और इंडिया में जो पानी है अकॉर्डिंगली उसके जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस हम जो नीदरलैंड्स के होते हैं उनको, उनके थ्रू हम इसकी इंडिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लिए एक सोल्यूशन बना सकें थ्रू द कोऑर्डिनेशन विद डच, ठीक है। तो दिवाली के रिगार्डिंग बस इतना ही याद रख लो कि डच और इंडिया का आपस में इनिशिएटिव है ताकि वाटर के ऊपर अलायंस बनाया जा सके एक अच्छे वे में। ये आप मैप देख लो नीदरलैंड्स का कहाँ पर आता है, साथ में यहाँ पे जर्मनी आ जाता है, यहाँ पे बेल्जियम, एंड यहाँ पे नॉर्थ सी का इसके पास एक्सेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, देखो द हेग। द हेग क्या है, देखो अगर आपको याद हो जब हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किया था, एट द सेम टाइम जब हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किया था जो कि रोम स्टैट्यूट के द्वारा इंटरनेशनल मतलब क्रिमिनल कोर्ट है, तो जब हमने ये डिस्कस किया था एज वेल एज जो यूएन का जो जुडिशियल ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, इन दोनों के हेडक्वार्टर थे द हेग नीदरलैंड्स के अंदर ही, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें एक बार रिलेट करके देख लिया करो, याद हो जाएंगी ज्यादा बेटर वे में। रॉटरडैम का भी देखना, रॉटरडैम क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन याद करो, इन्वायरमेंट के अंदर आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, क्या प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ऊपर होती है ना ये। तो इस टाइप से अपनी चीजें जब कुछ और देखना ऐसे मैप में, तो मैप से देखते से ही ध्यान आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ ये चीज़ तो द हेग तो मैंने वहाँ पढ़ा था, रॉटरडैम तो मैंने वहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इतने होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करते हो तो काफ़ी इजी आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन लगेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इनिशिएटिव डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, कोवैक्स।
कोवैक्स क्या है? देखो आपको पता ही है, अभी कोविड-19 इतना सारा चल रहा है, थोड़ा फिर भी थोड़ा पिछले कुछ टाइम में थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी अभी कोविड-19 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जो वर्ल्ड में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी इतना उनको वैक्सीन का एक्सेस नहीं मिल पाया, तो इसी वजह से एक यूएन की तरफ से ही, यूएन बैक्ड कह लो, यूएन बैक्ड एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, उसका क्या नाम है? कोवैक्स। अब कोवैक्स के थ्रू क्या किया जाता है? इस इनिशिएटिव के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को जहां पे जरूरत है वहां पर कोविड-19 का वैक्सीन जो है उनका डेवलपमेंट एंड उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो जहां पे बन रही है ना वैक्सीन, उनके थ्रू बनाई जाती हैं और फिर उन पुअर कंट्रीज को दी जाती हैं। इसमें देखो यूएन का तो रोल है ही है, साथ में ही डब्ल्यूएचओ का भी रोल आ जाता है, एज वेल एज गावी। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज एक तीसरी भी है, सीईपीआई। सीईपीआई क्या होता है? कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के साथ ही कोवैक्स को और मदद मिल रही है। इसके अलावा एक चीज और सुनो, एक चीज होती है एसीटी। एसीटी क्या है? देखो ये 2019 से ही 2020 से ही ये न्यूज में चीज आ रही है थोड़े थोड़े दिनों बाद। वो क्या है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। ठीक है, अब देखो जो कोविड-19 के रिलेटेड, चाहे आप देख लो टेस्ट करने का तरीका हो गया, या ट्रैकिंग हो गया, या फिर वैक्सीन ही हो गए, या फिर ट्रीटमेंट हो गया, तो यहां पर क्या हो कि सारी कंट्रीज के पास एडुकेट अपनी सक्षम हो उस चीज को करने में, कि टेस्ट के लिए किट्स हो उनके पास, वैक्सीन के लिए प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो। तो इन सभी चीज को एक्सेस करने के लिए, यानी कि वर्ल्ड में सभी के पास प्रॉपर एक्सेस हो, इसके लिए बनाया गया एसीटी, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। उसी के द्वारा ही, उसी के तर्ज पे ही कह लो आप कि कोवैक्स भी उसका वैक्सीन पिलर को ही फोकस करता है। तो कोवैक्स एसेंशियली क्या हो गया कि वैक्सीन किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी प्रोवाइड करी जा सकती है डिफरेंट कंट्रीज को, वो कोवैक्स हो गया। एंड कौन कौन किसी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ रिलेटेड है वो भी समझ गए। अब हुआ क्या था, देखो जो हमारी आप में से बहुत लोगों ने कोविशील्ड लगाई होगी ना, ठीक है ना, जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी होगी आप में से बहुत सारे लोगों को, तो वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, जो कि पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर कंपनी की बहुत सारी वैक्सीन कोवैक्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई करी गई थी। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव न्यूज में आ गया। जैसे इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या था, घाना को ये चीजें प्रोवाइड करी गई थी, घाना की लोकेशन देख लो आप, ठीक है। एंड ये आप समझ गए कौन कौन सी इसमें इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है, चाहे डब्ल्यूएचओ हो गया, गावी हो गया, सीईपीआई हो गया, एंड एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। ये आप समझ गए कि कोवैक्स उसका क्या है, वैक्सीन का पिलर है, कि वो वैक्सीन के ऊपर फोकस करता है इसके अंदर। ठीक है जी, बस ये कुछ उसके रिगार्डिंग और फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है। ये सीरम इंस्टीट्यूट जो आपको बताया कि जिसने वैक्सीन की डेवलपमेंट में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ये उसके रिगार्डिंग था। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अगली अलायंस की तरफ चलते हैं, दैट इज बेटर देन कैश अलायंस। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बेटर देन कैश, तो कहीं ना कहीं ये किस पे फोकस कर रहे हैं, जो कैश के अलावा क्या होता है, डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है ना, जैसे आप डिजिटल पेमेंट करते हो अलग अलग लोगों को, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट होती है, ठीक है ना, तो बेटर देन कैश अलायंस भी उसी के ऊपर फोकस करता है, किस तरह से जैसे मर्चेंट का डिजिटलाइजेशन किया जा सके, राइट। उसी तरह से देखो बोला जाता है कि अगर हम डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएंगे ना, तो और कैश की तरफ थोड़ा कम जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे जैसे लीकेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देख लो, ठीक है, तो जो भी इस टाइप की पेमेंट्स हो सकती हैं, अगर हम उनको डिजिटली करें तो बहुत सारे हमारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना है, उनकी तरफ चलने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्टेप्स हो सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो बेटर देन कैश अलायंस है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि कैश को बिल्कुल हटा देना है, ये एलिमिनेट नहीं कर रहे, ये नहीं चाहते कि कैश को अबॉलिश हो जाए, बट चाहते हैं कि कैश के साथ ही साथ ना हम डिजिटल पेमेंट को भी लोगों के बीच में प्रोत्साहित करें, कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट को यूज करते हुए आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो ये इनका फोकस है। कल को अगर यूपीएससी ये पूछ लेना कि ये चाहते हैं कि कैश अबॉलिश हो जाए, नहीं, ये फिजिकल कैश को अबॉलिश करना नहीं चाहते, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, अबॉलिश नहीं करना, बट एट द सेम टाइम क्या करना है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी बिल्कुल, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया बेटर देन कैश अलायंस का इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने इसके बारे में डिस्कस करी। अब थोड़ा और ना इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखो आपको पता ही है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में हर चीज का डिजिटलाइजेशन। उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट साथ ही साथ फिक्की एज वेल एज बेटर देन कैश अलायंस में आपस में आए
ताकि डिजिटलाइजेशन ऑफ मर्चेंट को इंपॉर्टेंट लेवल पे लेके जाया जा पाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमने समझ लिए किस तरह से ये हेल्प होती है। एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2012 के अंदर विद हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एंड जो भी चाहे वो डिफरेंट एरियाज हो, चाहे वो मर्चेंट की साइड पे हो, चाहे वो कंज्यूमर की साइड पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड पे हो, हर जगह पे बेटर देन कैश अलायंस वर्क करता है, ताकि अकॉर्डिंगली प्रॉपर वे में होलिस्टिक मैनर के अंदर बेटर देन कैश अलायंस के थ्रू ये डिजिटल पेमेंट को हम प्रमोट कर पाए। ठीक है, टोटल कंट्रीज कितनी है? 75 मेंबर्स हैं जो कि इसके अंदर काम कर रही हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये कैश को अबॉलिश करना चाह रहे हैं? जी नहीं। ठीक है ना, इनका एम एंड ऑब्जेक्टिव आप समझ गए। एंड इंडिया ने इस अलायंस को कब ज्वाइन किया था? इन 2015, राइट। तो ये थी बेटर देन कैश। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। अब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का मतलब, टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस ना, आपने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में, इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। तो हम क्या चाहते हैं कि इस ट्यूबरकुलोसिस को हम रोकें। ठीक है, देखो ग्लोबल गोल तो है 2030 कि 2030 तक हमने दुनिया से इस चीज को, टीबी जैसी बीमारी को हटा देना है। इंडिया थोड़ा और एम्बिशियस है, इंडिया चाहता है कि 2025 तक ही हम टीबी को हटा दें। ठीक है, और इंडिया ने इसके लिए देखो एक तो निक्षय प्रोग्राम भी इसके लिए इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, निक्षय। अब निक्षय प्रोग्राम क्या है कि जिन लोगों को टीबी है ना, उनको कुछ थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं। पैसे क्यों? ताकि उस पैसे के बेसिस पे वो अपने न्यूट्रिशन को इंप्रूव कर पाए। अब आपको पता है जिस बंदे को टीबी हो गया है उसके लिए न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निक्षय के थ्रू हम उसको कुछ पैसे, डीबीटी के थ्रू पैसे दे देते हैं ताकि उसके बेसिस पे उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल पाए। उसके साथ ही साथ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, क्या? टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट हम कैंपेन्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि जो टीबी, देखो टीबी को ना एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इसको नेशनल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा लोगों को टीबी हो रखा है ना ऑलरेडी, और वर्ल्ड में भी वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज में इंडिया ही आता है जिनको टीबी है। तो इस वजह से इसकी नेशनल डिजीज बोला जाता है इसको, इसलिए डिफरेंट कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसे टीबी हारेगा देश जीतेगा, निक्षय आपने समझ लिया। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है? देखो स्टॉप टीबी ना, ये वर्ल्ड वाइड एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि टीबी की जो प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट बॉडीज आपस में साथ में आए, उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई गई कब? 2000 के अंदर। और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर ट्यूबरकुलोसिस को किस तरीके से हटा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया। अब ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि हमारे जो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो हैं मिनिस्टर, उनको अकॉर्डिंगली इसका चेयरमैन बनाया गया था। एंड इसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्टिव्स इसके समझ चुके हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज आपस में अलाइन करें। एक इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन देख लो, दैट इज एम्स्टरडैम डेक्लेरेशन। अब 2000 में इस पर्टिकुलर जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है, इन्होंने बोला था किस तरह से हम कोलैबोरेशन करके जो टीबी का हाईएस्ट बर्डन है उनको हटा सकते हैं। देखो इसके अंदर 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें एनजीओज भी हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ है, पेशेंट ग्रुप्स। तो डिफरेंट पार्टनर्स को लिया गया है इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट के थ्रू, ताकि अच्छे से इसकी तरफ स्टेप्स लिए जा सके। इंडिया की डेडलाइन कब की है? 2025। वर्ल्ड डेडलाइन कब की है? वो है 2030 की। और इंडिया का एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन ये भी चल रहा है। साथ ही साथ निक्षय प्रोग्राम भी समझ गए, एंड टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम भी आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, कुछ और भी चीजें आप देख सकते हो, जैसे आप डिजीजेज वाले टॉपिक पढ़ोगे साइंस एंड टेक के अंदर, तो वहां पर इसके बारे में आप और भी जान सकते हो। बट जो न्यूज में थी एंड जो इसके रिगार्डिंग कैंपेन्स थे और क्या इंडिया कर रहा है वो हमने समझ लिया यहाँ पे। अगली कन्वेंशन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इस्तानबुल कन्वेंशन। अब देखो इस्तानबुल कन्वेंशन जो है ना, इसको काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो देखो इसका मतलब क्या है? इस्तानबुल कन्वेंशन के अंदर कवर क्या होता है? देखो आपको पता है कि जो हमारी वुमेन है, ठीक है ना, हमारे देश की नहीं, वैसे ओवरऑल जो वर्ल्ड की जैसे वुमेन है, तो उनके अंडर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? वायलेंस उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, एंड साथ ही साथ उनको क्या फेस करना पड़ता है? चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर और भी डिफरेंट टाइप की वायलेंस उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए, इसी चीज़ के अगेंस्ट एक कन्वेंशन बनाई गई, वो क्या थी? इस्तानबुल कन्वेंशन। इसी को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोल दिया गया। अब हुआ क्या, ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ना, या जो पर्टिकुलर कन्वेंशन बोल लो, ये क्या है? ये लीगली बाइंडिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, लीगली बाइंडिंग है, यानी कि जिस कंट्री ने इसको साइन कर दिया ना, फिर उसको मानना ही पड़ेगा, उसको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि ये चीजें अब नहीं हो सकती। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था? पहले जो था हमारा कंट्री था ना, ये जो कंट्री है टर्की,
जो टर्की था ना उसने पहले इसको साइन कर दिया था, ठीक है। पर अब टर्की क्या कर रहा है, टर्की इससे बाहर आ रहा है, कह रहा मैं नहीं बन रहा इसका पार्ट, अब मैं इसको नहीं इंप्लीमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने काफी खराब सा रीजन दिया कि यहाँ इस वजह से बच्चों पे काफी खराब असर पड़ रहा है, तो इसका कोई बहुत ही फजूल सा रीजन दिया था। बट मेजर रीजन आप ऐसे ही समझो कि वो नहीं चाहते थे कि लीगली बाइंडिंग जो ट्रीटी है उनके ऊपर फोर्स की जाए, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि इससे आउट हो जाए। हालांकि ये कन्वेंशन है बड़ी अच्छी, क्योंकि ये वुमेन के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंट टाइप के वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट ये कन्वेंशन थी। ठीक है, समझ गए इस कन्वेंशन के बारे में? थोड़ा एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। तो देखो ये रही टर्की की लोकेशन, और मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बता भी रखा है कि टर्की देखो कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इसका इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा, इस्तांबुल। अब इस्तांबुल देखो कहाँ आ रहा है, ब्लैक सी एक साइड पे है और मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, ठीक है ना, तो दोनों को कनेक्ट करता है टर्की। ये प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पे देखो एजियन सी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस तरीके से देख सकते हो। कैस्पियन सी के जो आसपास की कंट्रीज हैं आप उनको देख सकते हो, कैसे यहाँ पे ना कजाकिस्तान है, रशिया है, जॉर्जिया है, तो ये सब आप मैपिंग प्रैक्टिस साथ में करते रहा करो कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। अब जरा इस्तांबुल कन्वेंशन की तरफ वापस आते हैं। टर्की ने क्या कर दिया, इससे विड्रॉ कर दिया, इसको बोला क्या जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप, एंड ये 2011 में अकॉर्डिंगली इसके अडॉप्ट किया गया था, एंड 2014 में इसको फोर्स में आ चुकी थी, ठीक है। एंड इसके द्वारा मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि अगर आपने ये साइन कर दी ना ट्रीटी, तो आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, और ये लीगली बाइंडिंग है। यही सबसे बड़ी चीज़ है इसके रिगार्डिंग। बहुत ही कम ट्रीटीज होती हैं जो लीगली बाइंडिंग होती हैं, बट ये लीगली बाइंडिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी बन जाती है, राइट। तो ये था इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में। अगला चीज़ हम देखते हैं, दैट इज वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो देखो वर्ल्ड की सिटीज के बारे में बात हो रही है, और उनके किसके एस्पेक्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर। तो कल्चरल के ऊपर इसका रोल है कि किस तरह से हम कल्चर को यूज करते हुए जो सिटीज की उनकी प्रॉस्पेरिटी के रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब हुआ क्या था, देखो इसके अंदर ना ये जो फोरम है ना, इसके अंदर दिल्ली को इनवाइट करा गया था। तो दिल्ली आप सोच रहे होंगे क्या ये मेंबर बन गया? देखो नहीं, दिल्ली इसका पार्ट नहीं है। इसके अंदर टोटल 43 सिटीज होती हैं। हालांकि दिल्ली को इस साल इनवाइट जरूर किया गया था, बट दिल्ली इसका पार्ट नहीं है। और आप समझ ही गए कि करती क्या है कि डिफरेंट जो भी सिटीज हैं उनके बीच में जैसे कल्चर होता है, तो कल्चर को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये फोकस रहता है इनका वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का, राइट। चलो एक बार थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे इनवाइट किया गया था। उन्होंने दिल्ली नहीं एज वेल एज इंडिया को भी वहां पे रिप्रेजेंट किया। एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2012 के अंदर। 8 सिटीज थी उस टाइम, आज कितनी हो गई हैं? आज हो गई हैं 43, ठीक है। आपस में देखो रिसर्च एंड इंटेलिजेंस जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, एंड किस तरह से जो कल्चर का रोल है ना इनकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, उसको डिस्कस किया जाता है इस फोरम के अंदर। ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिल्ली को इनवाइट तो किया गया, बट दिल्ली मेंबर नहीं है, ठीक है ना। देखो समिट के अंदर डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, एंड साथ ही साथ वो आपस में जो सिटी के लीडर्स हैं आपस में अपने आइडियाज नॉलेज शेयर करते हैं कि किस तरह से जो कल्चर है वो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है। और हमारा फोकस क्या हमेशा रहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, राइट। सस्टेनेबल सिटीज किस तरह से हो सकती हैं, यूएन हैबिटेट भी उसकी तरफ रोल प्ले कर रहा है उसको इंश्योर करने के लिए। उसी तर्ज पर क्या हुआ, 2021 की थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ कल्चर, और सिटीज में किस तरह से कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और दिल्ली ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दिल्ली मेंबर नहीं है, राइट। अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम जानेंगे, यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। अब इसमें क्या है, अब आपको देखो, अब हमें क्या चाहिए? देखो हमें चाहिए सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, राइट। साथ ही साथ क्या चाहिए कि अच्छे से लोग कंज्यूम करें फूड को, ठीक है ना। जो भी जैसे प्रोडक्शन हो रही है वो अच्छे से हो, ऐसा हो कि ऐसा जो भी हम फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा ना हो कि जो फूड प्रोड्यूस करते टाइम हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दें। साथ ही साथ जो लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, जो कि जैसे फार्मर्स हो गए या डिफरेंट जो भी लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है, उनको अच्छे से एडवांस किया जा सके और सबका साथ लेके हुए, यानी कि सबकी साथ में डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो उसी की दिशा में एक चीज़ आप इस समिट को कंसिडर कर सकते हो, यूएन फूड सिस्टम समिट। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा, कि फूड का कितना बड़ा रोल है आप देख रहे हो। तो वहां पर इसका पर्टिकुलर चीज का रोल आ जाता है कि जो एग्री फूड सिस्टम है ना,
उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा एजेंडा है 2030 तक अचीव करना है, उसमें किस तरह से इसका रोल है। यहाँ पे फोकस होता है यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 का। एंड इसके बारे में अगर थोड़ा और जाने तो ये देखो, ये 2021 में हो चुका है ऑलरेडी, एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन का अकॉर्डिंगली बोला था। एंड हाउ कैन दे मेक अ पॉजिटिव चेंज इन एग्री फूड सिस्टम, ताकि जो 2030 तक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट हो जाए, एंड जो फूड सिस्टम है उनको अच्छे से शेप किया जा सके। ये डिफरेंट इसके एक्शन ट्रैक्स है कि हमें क्या करना है, कब किस तरीके से किस गोल को अचीव करना है, तो आप इसको एज अ प्लान इनका मान सकते हो कि कौन सा ये प्लान अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये पूरा होलिस्टिक कवरेज है, चाहे वो फूड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना हो, उसको प्रोड्यूस करना हो, कंज्यूम करना हो, प्रोसेस करना हो, तो सारे जितने भी प्रोसेस के अंदर आते हैं एग्री फूड सिस्टम के अंदर, वो फूड सिस्टम यूएन फूड सिस्टम समिट के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब देखो, एक ना यूएस की बॉडी है यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ का क्या मीनिंग है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर फोकस है। ठीक है ना, किस पे फोकस है? रिलीजियस फ्रीडम, कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वहां पे लोगों को कितनी ज्यादा फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। ठीक है ना, समझ आया? रिलीजियस फ्रीडम कि कितनी फ्रीडम है रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। यहाँ पे यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करती है, इसको देखती है कि कौन सी कंट्री में किस टाइप का चल रहा है। अब देखो, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ना इंडिया के बारे में काफी खराब बोला है। अब इंडिया को बोला गया है कि इंडिया में लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इंडिया को वर्स्ट वायोलेटर में से एक माना है। ठीक है ना, तो बहुत सारे इसने इंस्टेंसेस कोट किए हैं कि जहां पे इंडिया नहीं इसको कर पा रहा कि अपने सिटीजन्स को प्रॉपर रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहा है। और इंडिया ने देखो इस रिपोर्ट को पूरा रिजेक्ट किया हुआ है कि ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं सब सेकुलर प्रिंसिपल्स के अंडर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर उनको एंगेज किया जाता है और उसकी बेसिस पे फॉलो किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। तो इस वजह से यूएस का ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ये न्यूज़ में आ गया था। और ये है कि यूएससीआईआरएफ, देखो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसा नहीं है। देखो गवर्नमेंट के साथ ये थोड़ा लिंक्ड जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो वहाँ की यूएस कांग्रेस होती है। ठीक है ना, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं यूएस के अंदर ही, वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, तो ये मेजर न्यूज़ यही थी कि इसने इंडिया को काफ़ी ख़राब कैटेगरी के अंदर डाल दिया था, जैसे और जो अच्छी कंट्रीज नहीं है ना उनके साथ इंडिया को प्लेस कर दिया गया था कि इंडिया भी उन्हीं के साथ है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। एंड आप समझ गए कि कौन निकालता है ये पर्टिकुलर लिस्ट कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की? यूएससीआईआरएफ, राइट। एंड इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को किसको रिकमेंड करते हैं? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को। एंड उसके बेसिस पे फिर जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट की जो वायोलेशन होती है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि इस कंट्री के अंदर कितना उसको कौन सी लिस्ट में डालना है। एक तो देखो डाल दिया किस लिस्ट के अंदर कि ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। उसके अलावा एक और लिस्ट होती है, वो क्या होती है? वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट मतलब कि हो सकता है कि इस कंट्री के अंदर होता हो ऐसा। देखो जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, वहां तो इन्होंने बोल ही दिया कि यहाँ पे तो लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। जो स्पेशल वॉच लिस्ट है ना उसके अंदर बोला जाता है कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी नहीं होता होगा। एंड उसी बेसिस पे ही फिर ये उनको और फर्दर स्क्रूटनी करते हैं कि क्या वहां पे सच में है रिलीजियस फ्रीडम या वहां पे नहीं है। ठीक है ना, तो अगर वो स्पेशल वॉच लिस्ट पे अच्छे नहीं उतरते तो उनको डाल दिया जाता है कहाँ पे? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में। तो यही पर्टिकुलर बॉडी थी, किस तरह से एक एडवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करती है, हालांकि ये यूएस के इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। ठीक है, आगे चलते हैं और फोकस करते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के ऊपर। अब डिप्लोमेट्स तो आप समझते हो कि डिप्लोमेट्स क्या होते हैं। देखो जैसे हमारी दुनिया की दूसरी कंट्रीज में एम्बेसीज होती है ना, कि जैसे इंडिया की एम्बेसी कहाँ होगी? मतलब पाकिस्तान में होगी, यूएस के अंदर होगी, डिफरेंट कंट्रीज में होगी। ठीक है ना, और जो एम्बेसी होती है वो इंडिया की एक तरीके से टेरिटरी ही होती है। एंड अब इंडिया के जो मान लो इंसान हैं, जो भी हमारे वहाँ पे ऑफिशियल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको देखो काफ़ी ना कई बार होता है कि उनको कई बार डर लग सकता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे वो जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल को वहाँ पे जाके उनके साथ कुछ गलत किया जाए। वहाँ की जो कंट्री है, जैसे मान लो कि यूएस में जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि यूएस की जो कंट्री है वो इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ कुछ गलत तरीके से व्यवहार करे, या फिर जो वहाँ के लॉज हैं उनके बेसिस पे जो इंडिया के लोग वहाँ गए हैं उनके साथ कुछ मिसट्रीटमेंट ना हो।
अब इसी वजह से डिप्लोमेट्स को क्या दिया जाता है, उनको कुछ तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर उन्होंने कोई गलती कर भी दी तो ऐसा नहीं होगा कि उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, और वहां पे जो इन लोगों के ऊपर लॉस भी लगेंगे वो होम कंट्री अपने आप लगाएगी। कि इंडिया ने अगर अगर मान लो कोई इंडिया का जो ऑफिशियल है वो यूएस में जाके कोई गलती कर देता है ना, तो वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से इंडिया उसको पनिश करेगा। और यही फोकस क्या आ जाता है, एक वियना कन्वेंशन का। अब यही चीज़ें ना वियना कन्वेंशन के अंदर लिखी हुई हैं कि किस तरीके से क्या इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए डिफरेंट को, ठीक है ना। एक होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रिगार्डिंग, एक होती है कॉन्सुलर रिलेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कभी ना कभी न्यूज़ में आती रहती है। देखो 1 साल पहले लगभग ना इंडिया और पाकिस्तान का कुछ इशू हो गया था डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को लेके, तब भी ये न्यूज़ में आ गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक साउथ कोरिया और बेल्जियम का इशू आ गया था, जिसकी वजह से हमने ये न्यूज़ इस पर्टिकुलर के अंदर डाली है। तो बस उसी को देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों हुआ था, बट आप मेजरली इसको समझने की कोशिश करो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती क्या है। ये एक तरीके की प्रिविलेज होती है जो कि डिप्लोमेट्स को प्रोवाइड की जाती है जो दूसरी कंट्रीज में पोस्ट होते हैं, ताकि उनको कुछ एग्जेम्पशन मिल पाए कुछ लॉज से एज वेल एज टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ना, तो लॉज इंडिया के उनके ऊपर अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ उस कंट्री के होंगे। अदरवाइज तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी थ्रेट के वहाँ कैसे काम कर पाएंगे। इसी वजह से वियना कन्वेंशन को लाया गया था 1961 एंड 63 के अंदर। 2 कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड काउंसलर रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे इम्यूनिटीज होती हैं वो इनवायलेबल होती हैं एंड उनको अकॉर्डिंगली अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं किस तरीके से अगर कोई सीरियस क्राइम कर दिया गया है तो उसके ऊपर क्या होगा, और होम कंट्री किस तरह से उसको प्रोसिक्यूट करेगी अगर कोई इस तरह की गलती हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अगला देख लेते हैं कोवैक्स प्रोग्राम। वैसे कोवैक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब अभी थोड़ा हम देख रहे थे ना ACT के ऊपर भी देखा था हमने, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, राइट। तो वहां पर भी देखा था कि किस तरह से कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर WHO, CEPI, गावी एंड यूनिसेफ, ठीक है ना, UN की बॉडीज हैं, तो इसके थ्रू हम कोविड-19 जो वैक्सीन थी वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलके उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली जो एक्सेस है डिफरेंट कंट्रीज का इन वैक्सीन के थ्रू कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए हम देख सकते हैं। हमने वहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था। अब इकोवास क्या है, इकोवास स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो यानी कि यहाँ पे ना एक तो देखो वेस्ट अफ्रीका की बात करी जा रही है, यानी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो वेस्ट वाली साइड कंट्रीज आती है ना उन पे फोकस है। और किस पे फोकस है, उनके इकोनॉमी पे, कि अगर आपस में ये कंट्रीज जो वेस्ट अफ्रीका में कंट्रीज हैं वो साथ में अगर मिलके अपनी इकोनॉमी को अच्छे से कर सकती है ना, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, तो सारी कंट्रीज को इससे फायदा होगा। तो इसलिए बनाया गया इकोवास। अब इकोवास न्यूज में क्यों था, देखो इन जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है ना, इनमें से एक कंट्री पड़ती है माली। मैं अभी दिखाऊंगा अगले पेज पे मैप आपको। तो माली जो कंट्री थी ना उसके अंदर तो थोड़ा सा इशू चल रहा था। इशू किस तरीके का, देखो वही सेम चीज कि यहाँ पे जो ओपोजिशन थी ना, वो जो ओपोजिशन के कुछ सपोर्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी, साथ ही साथ लोगों के पास जैसे बेरोजगारी बढ़ गई थी वहाँ पे, साथ साथ वायलेंस हो रहा था। तो इस वजह से जो ऑपोजिशन वाले ग्रुप्स थे वो चाह रहे थे कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे, कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप भी वहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे इस वजह से इकोवास न्यूज़ में आ गया था, समझ आ गया ये। बस इसी चीज़ को इकोवास बोलते हैं कि किस तरीके से वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो आपस में उन्होंने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बना रखी है। अब ये देखो ज़रा मैप, ठीक है। अगर आप पूरा अफ्रीका देखोगे ना, तो पूरा अफ्रीका का अगर मैं वेस्टर्न वाला हिस्सा देखता हूँ तो ये जो कंट्रीज हैं ये इकोवास के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा ना कंट्रीज देख सकते हो, जो माली की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे पड़ती है। अब न्यूज़ में ये क्यों था, क्योंकि इकोवास ही ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से माली का ये जो इशू है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बना कब था, ये बना था 1975 के अंदर, ये पर्टिकुलर कंट्रीज, और इसमें टोटल 15 कंट्रीज हैं। देखो जैसे हम ना यूरोपियन यूनियन का थोड़ा हमने देखा था ना कि यूरोपियन यूनियन में क्या है, डिफरेंट कंट्रीज साथ में आती हैं, इसी तरह से थोड़ा सा अलग है उससे, बट कुछ चीज़ें उसके साथ सिमिलर भी है यूरोपियन यूनियन के, कि ये एक ट्रेड ब्लॉक बनना चाहते हैं, जिससे क्या हो, जिससे सारी कंट्रीज को आपस में ट्रेड करने में इजी हो, अपने में इकोनॉमी अच्छी हो। साथ ही साथ अगर ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी तो आपस में पूरे ग्रुप की एक सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी, कि एक कंट्री कुछ अच्छा बनाने में वो दूसरी कंट्री से ले लिया, ठीक है ना, जिसमें अच्छा नहीं है। इस तरह से चलता रहता है। साथ ही साथ ये पीस कीपिंग की तरह भी रीजन के अंदर काम कर सकती है,
ठीक है ना। तो ये था इकोवास के रिगार्डिंग एंड ये इंपॉर्टेंट एक ट्रेड ब्लॉक है, राइट। ये समझ गए इकोवास के बारे में। अब देखो अगला चीज क्या है, रेजोल्यूशन टू एंड मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में आप जानते ही हो, मलेरिया क्या है, एक बीमारी है जो किससे फैलती है, जो कि एक मॉस्किटो की बाइट से फैलती है। और मॉस्किटो भी कौन सा, मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस, ठीक है ना। ये याद कर लेना, साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से अगर डिजीजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फीमेल एनोफिलिस से होता है, इंडिया के अंदर भी देखो काफी ज्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये जब इतनी ज्यादा इशू है, साथ ही साथ मोस्टली ये ट्रॉपिकल एंड जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है ना, आपको ज्योग्राफी में आपको पता ही होगा कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। और सब ट्रॉपिकल उसके थोड़ा आसपास का एरिया, वहां पर ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि हो गया अफ्रीका में हो गया, ठीक है ना, एशिया में हो गया, सदर्न अमेरिका हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं मलेरिया के, ठीक है। अब ये जब इतना बड़ा इशू है तो हमें इसको कम नहीं करना चाहिए, या कम कर लो, या फिर कह लो कि एलिमिनेट करने की तरफ हमें प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इसके साथ इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कम से कम इम्पैक्ट हो, एज वेल एज कि जो मोर्टालिटी रेट हो इसके साथ, कि जो डेथ रेट हो फ्रॉम मलेरिया वो भी कम हो, राइट। अब यहाँ पे रोल आ जाता है WHO का, सॉरी यहाँ पे रोल आ जाता है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। WHO क्या करता है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलके मलेरिया को किस तरीके से कम करना है उसके लिए ये काम करता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, WHO की ना देखो एक असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसी का पार्ट ही है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि किस तरह से हम मलेरिया को खत्म करने की तरफ स्टेप्स ले सकते हैं। ये किसके एफर्ट्स की वजह से हुआ, देखो एक तो थी USA और साथ में एक और कंट्री थी ज़ैम्बिया। ये दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक रेजोल्यूशन दिया कि हम किस तरीके से मलेरिया को खत्म करने की तरफ स्टेप्स लेके आ सकते हैं। बस उसी को वजह से ये रेजोल्यूशन का नाम आ गया, रेजोल्यूशन टू एंड मलेरिया, एंड तभी ये न्यूज में था। हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी जान ली कि मलेरिया होता क्या है, साथ ही साथ ये भी जान लिया कि न्यूज में क्यों है, और WHO का रोल को भी हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। और देखो जरा, WHO ने कर लिया, US एंड ज़ैम्बिया के थ्रू हुआ, एंड इट हेल्प्स इन कि WHO की जो ग्लोबल गाइडलाइंस है मलेरिया की, उसके तरफ भी ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या है कि हम जैसे 2030 तक चाहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे स्टेप्स लेके आ पाए। अब देखो एक बीमारी को रोकना है तो उसके लिए फंड्स की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो यहाँ पर भी यही करा जा रहा है कि किस तरह से हम फंडिंग बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो डिफरेंट वैक्सीन की तरह हो जाए, कि किस तरीके से हम बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसके तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, उसके लिए रेजोल्यूशन आया है, ठीक है। और जो भी मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज हैं, मतलब जिन कंट्रीज के अंदर मलेरिया होता है, वहां पे कुछ उन्होंने 2030 तक के लिए टारगेट्स दे रखे हैं। कैसे कि 90% केसेस कम करने हैं, इंसिडेंस केस, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट को कम करना है कि कितने लोगों की डेथ हुई, जिनको हुआ उसमें से डेथ को 90% कम करना है, जो एलिमिनेट करना है 35 कंट्रीज के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली ताकि बार बार मलेरिया के केसेस ना हो, एक बार वो मलेरिया फ्री हो जाए तो ऐसा ना हो कि दोबारा से केस आए, तो इसको इंश्योर भी इसके अंदर किया गया है, ठीक है। और मलेरिया के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमने देखी कि किस तरह से ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है, उसके द्वारा ये किस तरह से ये डिजीज दी जाती है। एंड कॉमन सबसे ज्यादा कहाँ है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया के अंदर, एंड ये रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, ठीक है। ये प्रिवेंटेबल भी है एज वेल एज क्यूरेबल भी है। समझ आ गया मलेरिया के बारे में, एंड ये जो रेजोल्यूशन था उसके बारे में भी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अटलांटिक चार्टर। देखो अटलांटिक कहाँ पड़ता है, अटलांटिक ओशन की मुझे जरा लोकेशन बताओ। कहीं ना कहीं आप इसको अगर मैप में इसको देखोगे तो एक तरफ इसके USA पड़ता है और दूसरी तरफ ये पड़ता है इसके UK, ठीक है ना। मैप में चेक करना कि इधर यूरोपियन वाली कंट्रीज आ जाती हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्रीज आ जाती हैं, राइट। तो अटलांटिक चार्टर का मतलब भी यही है कि ये USA एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ इसको साइन किया गया है। देखो साइन कब किया गया, ये साइन हुआ था 1941 के अंदर। 1941 तो बहुत पुराना टाइम हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि उस टाइम आपको पता है वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 से लेके 1945 तक, राइट। अब उस टाइम क्या हुआ, 1941 में ये कंट्रीज मिली और आपस में काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं, आपको पता ही है आज तक भी इनके बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस चलते आ रहे हैं।
तो उस टाइम इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद किस तरीके से दुनिया की तरफ हम देखना चाहते हैं, या किस तरीके से हम सोचेंगे कि आने वाला टाइम किस तरह से होगा, साथ ही साथ कि ब्रिटिश एम्पायर आने वाले टाइम में किस तरह वर्क करेगा, नेटो का फॉर्मेशन, एज वेल एज कि और जो ट्रेड रिलेटेड जो बॉडी हैं जैसे गेट हो गया, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, ये किस तरीके से हमें करनी है, वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से इंटरनेशनल एग्रीमेंट दुनिया के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे दोनों कंट्री साथ में आई और कुछ चीज़ें डिसाइड की कि किस तरह से हम फ्यूचर को देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ठीक है, तो यूएन का भी ना आप मान सकते हो कि यूएन भी बाद में बना ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं उसकी डिस्कशन यहाँ पर भी स्टार्ट होने लग गई थी कि किस तरह के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम डेमोक्रेसी को दुनिया के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गई? देखो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आ गई क्योंकि अब 2021 में ना ये दोबारा से थोड़ा सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम आने वाले फ्यूचर के अंदर कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि कुछ और चेंजेस, अब वर्ल्ड थोड़ा चेंज हो गया ना, अब वैसा वर्ल्ड नहीं रहा जैसा 1941 के अंदर था। तो किस तरह से हम सोच सकते हैं कि अब अटलांटिक चार्टर के अंदर हम वर्ल्ड को एक नई दिशा की तरफ लेके जा सकते हैं, इस जो रिलेशन है ना जो यूएस और यूके को आने वाले टाइम में किस तरह से देख सकते हैं। और देखो हुआ क्या था, डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, सॉरी, जब वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, तो उनके थोड़े रिलेशन इतने अच्छे शायद नहीं रहे ब्रिटेन के साथ भी, एंड ब्रिटेन के साथ कुछ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है ना, थोड़ा सा बीच में कुछ इश्यूज आए थे, भले ही वो ट्रेड से रिलेटेड हो। तो अब अटलांटिक चार्टर के अंदर ये सोचा जा रहा है किस तरह से हम उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को रीइग्नाइट कर सकते हैं, ताकि अश्योर किया जा सके कि जो कि इनके बीच में, इन कंट्रीज के बीच में जो अच्छे रिलेशन हैं उनको वापस से लेके आ जा सके। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एज वेल एज जो बाइडन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो आपस में देख रहे हैं किस तरीके से हम अटलांटिक चार्टर को एक नई दिशा की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये उस टाइम की फोटो है विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और ये साइन देखो 1941 एंड 1942 के अराउंड ये चीज़ें हो रही थी, तब ये इसके ऊपर हुआ था। एंड बाद में किस तरीके से देखो ब्रिटिश एम्पायर की कितनी सारी कॉलोनीज थी, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, बहुत सारी और कंट्रीज साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होती रही। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके जो रूट्स थी ना, आप मान सकते हो कि वो अटलांटिक चार्टर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगली ट्रीटी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अंटार्कटिक ट्रीटी। अब अंटार्कटिक तो आपको पता ही है, ठीक है ना, जो सदर्न साइड पे है, सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल, जो अगर 60 डिग्री साउथ से आप नीचे जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको अंटार्कटिक वहां से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके नीचे अंटार्कटिक पूरा का पूरा आ जाता है, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी, देखो आपको पता ही आइस जमी हुई है इतनी ज्यादा। और अंटार्कटिक एक अपने आप में क्या है, अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, पर कोई क्या इस कॉन्टिनेंट को कोई कंट्रोल करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो अंटार्कटिक है ये यूएस का है या इंडिया का है या चाइना का है या रशिया का है, ऐसा तो नहीं है, सारी की सारी कंट्रीज का है अंटार्कटिक तो मिलके। तो यही चीज किसके द्वारा इंश्योर की जाती है, अंटार्कटिक ट्रीटी के द्वारा। इसमें यही बोला गया है कि हम देखो दुनिया में देखो ऑलरेडी कितनी ज्यादा वॉर हो रही है, आपको पता ही है कि हर कंट्री इतने टाइम से इतने कंट्रीज के साथ वॉर कर चुकी है, राइट। तो ऐसा ना हो कि कल को कंट्रीज ना आपस में मिलके अंटार्कटिका के ऊपर भी लड़ाई करने लग जाए कि भैया ये तो कॉन्टिनेंट हमारा है, ये तो जमीन हमारी है, हम नहीं देंगे इसको किसी को। ऐसा ना हो, इसी को इंश्योर करने के लिए अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की गई थी। अब इसके अंदर क्या था कि अंटार्कटिक ट्रीटी में ना हम मिलिट्री जोन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसको डीमिलिटराइज्ड ही रखेंगे और सिर्फ इसको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही इसको देखेंगे कि किस तरह से अंटार्कटिक के बेसिस पे हम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर ट्रीटी थी। अब देखो जब ना हुआ क्या, जब स्टार्टिंग हुई ना, तो सिर्फ 12 कंट्रीज थी उस टाइम जिन्होंने उस टाइम साइन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इंडिया इन 12 कंट्रीज में से एक थी? देखो जब साइन हुई ना ये 1959 के अंदर, उस टाइम इंडिया इसका पार्ट नहीं थी, यानी कि इंडिया इसके मेंबर्स में से नहीं थी। बट आज के टाइम अगर आप मेरे से पूछो 2022 के अंदर, तो बहुत सारी कंट्रीज, यानी कि अगर मैं बताऊं तो स्पेसिफिकली टोटल 54 कंट्रीज ने इसमें साइन कर चुके हैं आज के टाइम इस ट्रीटी को, और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो एसेंशियली बात क्या बनी, फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं था, बट करंटली इंडिया एक मेंबर है इसके अंदर। और इसके द्वारा यही इंश्योर किया जाता है कि अंटार्कटिका को किस तरह से हम देख सकते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस एंड पीसफुल पर्पसेस के लिए हम उसको यूज करें, और जो मिलिट्री एक्टिविटीज है हम वहां पे ना करें। ऐसा ना करें कि हम अपनी सॉवरेनिटी वहां पे भी क्लेम करें कि भैया ये अंटार्कटिका तो मेरा है या इसका या उसका है, ऐसा ना हो, उसके लिए अंटार्कटिक ट्रीटी साइन करी गई थी। ठीक है जी, समझ गए।
थोड़ा देख लेते हैं इसको और डिटेल में। और देखो इसके ना अभी 60th एनिवर्सरी हुई थी 2019 के अंदर, साइन कब हुई थी? 1959 के अंदर। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज एन ओनली एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल ट्रीटी दैट गवर्न द होल कॉन्टिनेंट। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि हम अक्सर ना ओनली शब्द देख के हम सोचते हैं कि नहीं यार ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये एक ओनली ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे एक पूरे कॉन्टिनेंट को एक सिंगल ट्रीटी के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। अब ऐसे बाकी कॉन्टिनेंट्स की तो नहीं है, तो सिर्फ अंटार्कटिका की ही ऐसा एक अंटार्कटिक ट्रीटी ही ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और साइन देखो 1959 के अंदर हुई थी, जहां पे 12 कंट्री साथ में आई थी ताकि इसको एक डीमिलिटराइज जोन बनाया जा पाए एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसको प्रिजर्व किया जा पाए। एट द सेम टाइम आज के टाइम पे इसके 54 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें इंडिया कब मेंबर बना इसका? 1983 के अंदर। और आपको मैपिंग के टाइम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि अंटार्कटिका देखो 60 डिग्री साउथ के ऊपर लाई करता है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो गया ना, वो पूरा का पूरा नीचे आइस, जो आइस से हमेशा ढका रहता है, दैट इज अंटार्कटिका, ठीक है। एंड इसकी कुछ प्रोविजंस हैं, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रोविजन वही है कि किस तरह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको फोकस करें और पीसफुल पर्पसेस की तरफ प्रमोशन करें एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी किसी की ना आए, ठीक है। देखो मल्टीपल एग्रीमेंट्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं, जैसे 59 की अंटार्कटिक ट्रीटी हो गया, फिर और कुछ इसके ना अंटार्कटिका के ऊपर और ट्रीटीज भी बाद में अकॉर्डिंगली कंट्रीज साइन करती रही थी ताकि इस चीज को और प्रमोट किया जा पाए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। अब हंगर का तुम चलो आपको मीनिंग क्लियर है, हंगर क्या होता है, हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है? देखो आपने जब कोविड हुआ था दुनिया में तो आपने सुना होगा कि ये पर्टिकुलर जगह, जैसे धारावी, मान लो कि धारावी एक हॉटस्पॉट बन गया था कोविड का। कुछ दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी थी कि जहां पे हॉटस्पॉट बन गए थे। हॉटस्पॉट का तो मतलब क्या हुआ? हॉटस्पॉट का मतलब ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा केसेस हैं, ठीक है ना, किसी चीज के। तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में सोचो क्या होगा? यही होगा ना कि ऐसी जगह जहां पे हंगर के एक्सट्रीम केसेस देखे जाते हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों को फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है कि पता नहीं उनको कि फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, हंगर की वजह से लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं। तो जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो कवर होंगे किसके अंदर? हंगर हॉटस्पॉट के अंदर, ठीक है। अब आपको मैंने ना जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एफएओ के बारे में बताया था। एफएओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एट द सेम टाइम मैंने आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी बताया था। याद करो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या था? इसको देखो 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। नोबेल पीस प्राइज क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लोगों को जो हंगर पे इम्पैक्ट है ना उसको कम करने के लिए, कि लोगों तक फूड पहुंचाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंप्रूव हो। तो ये सब के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काम किया था। तो ये दो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डब्ल्यूएफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साथ में मिलके ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकालते हैं। अब देखो इस रिपोर्ट के अंदर कहा क्या गया, आपको पता है जैसे हमारा जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पावर्टी के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम वहां फिर इस वजह से ही क्या होता है, हंगर के इश्यूज भी आते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी कंट्रीज निकाली जहां पे इनको लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मेजर इश्यूज हैं, तो उन पर्टिकुलर कंट्रीज को उन्होंने डाल दिया हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ पे बहुत मेजर हमें करने की जरूरत है ताकि यहां से हंगर को हम रिमूव कर पाए। तो समझ आ गया रिपोर्ट क्या है, कौन पब्लिश करता है, ठीक है, एंड क्या इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। और देखो जरा थोड़ा और डिटेल में, ये पर्टिकुलर देखो रिपोर्ट्स के अंदर से ही हमने डायग्राम लिया है। तो ये कुछ रीजन्स है इसके अंदर जहां पे इन्होंने मार्क किया है कि यहाँ पे हॉटस्पॉट के बहुत बड़े इश्यूज हैं। एंड ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड एफएओ के द्वारा दिया जाता है, जहां पे एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी आने वाले टाइम में और भी डिटोरिएट हो सकती है, ठीक है। अगर देखो कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करें, देखो इथियोपिया का टिग्रे रीजन। अब टिग्रे रीजन का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। इथियोपिया और अरित्रिया के बीच में थोड़ा सा वहां पे ना जंग सी होती रहती है, छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी नहीं, कुछ बड़ी, कई बार बड़ी भी हो गई है, कि वहां पे काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप इथियोपिया और अरित्रिया के इस इशू को अपने मैप में डेफिनेटली पॉइंट करने की कोशिश करना कि कहाँ पे ये दोनों कंट्रीज लाइक करती हैं। देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर है, तो इसके ऊपर वाली साइड पे ना अरित्रिया आता है, तो वहां पे इनके साथ इशू चलता रहता है। तो टिग्रे रीजन काफी फेमस रहता है हमेशा ही। सदर्न मेडागास्कर में भी इश्यूज है थोड़े, ठीक है। यमन में भी आपको पता है कि यमन में तो देखो एक तरीके की सिविल वॉर ही वहां पे चल रही है कितने टाइम से। साउथ सुडान में भी कुछ कुछ इश्यूज हैं, नॉर्दर्न नाइजीरिया में भी बहुत इश्यूज हैं हंगर के। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंट्रीज बहुत पीछे हो चुकी हैं, क्योंकि या तो किसी तरीके की वॉर चल रही है या आपस में ही कंट्री के अंदर इन फाइटिंग है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर है इन द हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट,
ठीक है जी। एफएओ के बारे में वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये यूएन की क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ताकि इसके लिए काम करे किस तरीके से हम हंगर को हटा सकते हैं। और वर्ल्ड फूड डे भी इनकी तरफ से ही मनाया जाता है, जब एफएओ का फाउंडिंग डे था 1945 के अंदर। ठीक है। एट द सेम टाइम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था हंगर को एलिमिनेट करने की तरफ अपने स्टेप्स के लिए। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। देखो जैसे सी होता है, ठीक है ना, तो सी में कितना पार्ट किसी कंट्री का है, या फिर कितने पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसकी कंट्री के रूल्स माने जाएंगे, या फिर जो सी के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उनमें से कौन सी कंट्री कितना रिसोर्स यूज कर सकती है, ये सारी की सारी चीजें एक कन्वेंशन के द्वारा रूल गवर्न की जाती हैं, जिसको बोला जाता है यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। अब होता क्या है, देखो इंडिया तो ऐसे जैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मानता है कि जो यूएन के रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है। ऑन दी अदर हैंड जैसे चाइना है, वो बहुत बार इसको यूएन क्लॉज को नहीं भी मानता। जैसे आप एग्जांपल देखो किसका, साउथ चाइना सी का, ठीक है ना। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने क्या बोल रखा है, 9 डैश लाइन। राइट, 9 डैश लाइन क्या है कि चाइना बोलता है कि ये 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हमारा है। इस वजह से जो वहां के आसपास के कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जैसे पैरासेल आइलैंड हो गया या स्कारबरो शो आइलैंड हो गया, यहाँ पे इनके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो यूएन क्लॉज को मानने वाली कंट्रीज है जैसे वियतनाम, और चाइना उसको नहीं मानता। चाइना बोलता है कि नहीं, ये सी के अंदर ये वाला इतना एरिया हमारा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से यूएन क्लॉज काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अगर मैं आपको एक ना डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे मान लो कि इंडिया की लैंड है, ठीक है, या इंडिया नहीं किसी भी कंट्री की मान लो ये लैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक ना पहले बेस लाइन बना दी जाएगी उसके पास में ही, कि ये हो जाएगी पर्टिकुलर बेस लाइन। वहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी पहले टेरिटोरियल सी, ठीक है ना, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि सॉवरेन टेरिटरी बोली जाती है, कि यानी कि एक तरीके से उस पर्टिकुलर कंट्री की ही टेरिटरी है। तो जहां यहाँ पे जो भी रूल्स होंगे ना, ये उस पर्टिकुलर कंट्री के ही माने जाएंगे। पर यहाँ पे इनोसेंट पैसेज का राइट होता है, ठीक है ना। अगर कोई और दूसरी कंट्री की, अगर मान लो कोई शिप निकलनी है, कोई ट्रेड के लिए निकलनी है, तो इनोसेंट पैसेज के राइट्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद कंटिगुअस जोन आ जाता है। इसके अंदर देखो राइट्स उस पर्टिकुलर कंट्री के थोड़े से कम हो जाते हैं, एंड बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत वहां पे एक्सप्लोर कर सकती हैं एंड ऑल दैट, ठीक है ना। एक्सप्लोर एज इन कि वहां से इनोसेंट पैसेज के और राइट्स मिल जाते हैं। जो राइट्स होते हैं थोड़े से वर्ल्ड के ऊपर भी वर्क करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये चलता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक पर्टिकुलर कंट्री को क्या मिल जाते हैं कि वहां पे किस तरीके से वो वहां के रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, उसको किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कुछ हद तक यहाँ पे सॉवरन राइट्स रहते हैं कंट्री के, बाकी उससे चले जाते हैं। उसी तरह से आ जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि किस तरीके से उनके जो कुछ राइट्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली दे दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है हाई सीज, ठीक है ना। हाई सीज के बाद में कोई नेशनल राइट्स नहीं बचते, वो फिर सारी कंट्रीज के जो भी कॉमन गोल्स होते हैं उनकी तरफ से अबाइड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम हाई सी में पहुंच गए तो इंडिया के रूल वहां पे चलेंगे, नहीं, वहां पे नेशनल राइट्स नहीं वर्क करते। नेशनल राइट्स सबसे ज्यादा होते हैं टेरिटोरियल सी में, फिर कम हो जाते हैं कंटिगुअस जोन में, फिर EEZ में और कम हो जाते हैं, एंड फिर बाद में तो हाई सीज ऐसे समझ लो कि इंटरनेशनल वाटर में ही हम आ गए, तो ये इंटरनेशनल लॉज ही वहां पे गवर्न किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है यूएन क्लॉज। अब यूएन क्लॉज में देखो चाइना हमेशा हमेशा ना थोड़ा इसको नहीं मानता है अकॉर्डिंगली, उस वजह से चीजें हमेशा न्यूज में आती हैं। एंड यूएन क्लॉज ना 1982 के अंदर साइन किया गया था, एंड ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हाई सीज हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिशिंग, एंड किस तरीके से लिविंग रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है, राइट। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है कि किस तरह के से हम सीज को डिवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो ITLOS, ठीक है, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने ITLOS को अच्छे से पढ़ा भी था कि ये किस तरीके से ज़्यादा ट्रिब्यूनल एक्ट करता है, ताकि जो भी इश्यूज इसके रिगार्डिंग आते हैं कि जहाँ पे कि मान लो 2 पर्टिकुलर कंट्रीज का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपस में एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में आ गया। अब कन्फ्लिक्ट में आना है तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व भी तो करना है,
तो ITLOS वहाँ पे हेल्प करता है किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कितनी लिमिट्स होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग जो कमीशन है वो भी UN क्लॉज के अंडर ही बनाया गया है। राइट जी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वो क्या है, UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। देखो जियोस्पेशियल का मीनिंग क्या होता है, देखो जियोस्पेशियल मतलब किसी चीज का, किसी जो पर्टिकुलर, मान लो कोई पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर टोपोग्राफी हो गया, या फिर कोई मान लो कि जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो गया, तो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का जायजा लेना, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना कि किस तरीके से ऊपर से अगर हम उसको ना उसका पूरा एक तरीके का मैप सा क्रिएट कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली डेटा से बेसिस पे देखते हैं कि अच्छा हाँ ये कैप्चर अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, और उस डेटा को यूज करके हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। तो उसी के रिगार्डिंग यूएन ने ये पर्टिकुलर चीज बना दी है कि किस तरह से हम जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर ये जो भी डेटा यहाँ से आएगा उसका अगर कंट्रीज आपस में मिलकर कोलैबोरेट अच्छे रीजंस के लिए करें तो यहाँ से क्या हो सकता है कि डिफरेंट जो हम ऑब्जेक्टिव चेंज करने में हमारी हेल्प हो सकती है। तो इसीलिए बना है क्या, UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ठीक है, अब अभी इसके बारे में देखो डिस्कशन थोड़े थोड़े टाइम बाद होती रहती है, और टेक्नोलॉजी का आपको पता ही है, जमाना चल रहा है आजकल, तो इसलिए फोकस किया जा रहा है इन चीज़ों पर। एट द सेम टाइम इसका देखो पहला समिट चाइना के अंदर हुआ था एंड सेकंड जो समिट होगा वो इंडिया में हैदराबाद में 2022 के अंदर होगा कि किस तरह से जो ग्लोबल विलेज है उसको हम जियो एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है उसको बोला जाता है GIS। ठीक है ना, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी डेटा अलग अलग प्रकार का आएगा उसको हम किस तरह से अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करके एक प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, एंड जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल चैलेंजेस उनको हटाने के लिए इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इन एन इफेक्टिव मैनर। तो ये था रिगार्डिंग जियोस्पेशियल कांग्रेस। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं वो क्या है, डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव। देखो थोड़ी देर पहले ना हमने अटलांटिक चार्टर पढ़ा, वो किसके बीच में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने USA एंड UK के बीच में। ठीक है, अब डिजिटल अटलांटिक चार्टर क्या है, देखो इसके अंदर ना डिजिटल के ऊपर फोकस है। अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर क्या होता है कि उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज का या तो कमी होती है, राइट, या फिर जो उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लो कोई मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो गया, या जो मिनिस्ट्री जितना भी कोई काम कर रही है, या फिर जो हमारे न्यूक्लियर वाले एरियाज हो गए कि जहाँ पे न्यूक्लियर हम बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो भी ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं वो सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। अब कल को ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए या फिर डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म को यूज़ करते हुए कंट्रीज इसको दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ करें। तो यहाँ पे काम आ जाता है क्या, डिजिटल अटलांटिक चार्टर। ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेसीज को सेफ गार्ड करना है अगेंस्ट द डिजिटल थ्रेट्स दैट दे आर फेसिंग, यहाँ पे डिजिटल अटलांटिक चार्टर का रूल आ जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो अभी आपने ऑकस का नाम सुना होगा। ठीक है ना, ऑकस क्या है, 3 कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन तीनों ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप बनाई थी ताकि हम जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसके ऊपर एक दूसरे को वो प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, इसके लिए बनाई गई थी। तो वहां पर भी ना इसके ऊपर भी फोकस किया गया किस तरीके से हम डिजिटल अटलांटिक चार्टर को की मदद से ये चीज कर सकते हैं कि आपस में पार्टनरशिप इंप्रूव कर सके, ताकि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को की वजह से जो भी इश्यूज आ सकते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ऑकस के साथ ही इसका फॉर्मेशन हुआ था डिजिटल अटलांटिक चार्टर का। ठीक है, ये US की तरफ से देखो इनिशिएटिव एक मान सकते हो, पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है, ताकि किस तरीके से डेमोक्रेसीज है वो वर्ल्ड वाइड के अंदर उसको इंश्योर किया जाए। एंड ये ऑकस के जो हुआ था ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसके स्पिरिट में इसको क्रिएट किया गया था ताकि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एज वेल एज जो उसको ठीक किया जाए एंड जो डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म है उसको हम एक चेक में रख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड ग्लोबल गेटवे प्लान की तरफ चलते हैं। अब देखो आपने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है ना, BRI, इसको डेफिनेटली सुना होगा। अब उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो इससे देखो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में समझ लो कि एक तरीके से G7 ने क्या स्टार्ट डिस्कस किया था, बिल्ड बैक बेटर। ठीक है ना, बिल्ड बैक बेटर G7 के द्वारा एक तरीके की इसको ही काउंटर करने के लिए एक शुरुआत की गई थी। अब इसी का ही G7 के इस इनिशिएटिव का एक ऑफशूट मान लो, वो क्या है, ग्लोबल गेटवे प्लान। ठीक है ना, GGP, ग्लोबल गेटवे प्लान उसी की तरह है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है यूरोपियन कमीशन की तरह। ठीक है, जैसे ये चाइना का था
जो बिल्ड बैक बेटर है वो किसका है, वो G7 का है। उसी तरह से ग्लोबल गेटवे जो प्लान है वो यूरोपियन कमीशन का है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या फोकस है, वही सेम फोकस कि किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, चाहे वो हेल्थ को हेल्प करने के लिए हो, एजुकेशन को हेल्प करने के लिए हो, या फिर किसी और चीज़ में, चाहे गवर्नेंस के रिलेटेड हो, कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस तरीके को इंश्योर करके हम क्या कर सकते हैं, आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं। दैट इज नोन एज ग्लोबल गेटवे प्लान। ठीक है, जरा और इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। देखो वैसे तो ना एक तरीके से इसको बोला जाता है कि ये जो चाइना का BRI स्ट्रेटजी ना उसके अगेंस्ट में बनाया जा रहा है, पर कहीं ऑफिशियली ऐसा मेंशन नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि BRI को काउंटर करने का ही एक तरीका समझा जा रहा है, पर ऑफिशियली ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। और यूरोपियन कमीशन का ये प्लान है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के रिलेटेड इस पर काम किया जा सके, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, क्लाइमेट प्रोजेक्ट, सभी कामों के अंदर इनका मतलब मल्टी फेसेटेड फोकस रहेगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफरेंट प्लान्स के अंदर भी, ताकि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जैसे टीम यूरोप का इन्होंने फोकस किया है कि अगर यूरोप के इन कंट्रीज आपस में साथ में आए तो अच्छे से फंड्स यूटिलाइज कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लिया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो तीनों को आपको ना अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है कि बिल्ड बैक बेटर किसका है, G7 का, जो ग्लोबल गेटवे प्लान है वो किसका है, वो है यूरोपियन कमीशन का, एंड जो तीसरा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो किसका है, वो चाइना का है। समझ गए इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये ना छोटे छोटे देखो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा डिटेल में इनमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर इनमें से क्वेश्चन पूछेगा ना तो डायरेक्ट ही मोस्टली पूछ लेगा कि ग्लोबल गेटवे प्लान इज रिलेटेड टू व्हाट। ऐसा नहीं होगा कि आपसे बहुत ही एक अंदर जाके, बहुत ही डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ज़्यादातर देखे गए हैं ना यूपीएससी के अंदर, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको नॉलेज है, बस आपको पता है कि अच्छा हाँ ये ग्लोबल गेटवे प्लान ये चीज़ थी, तो बस उतने से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू मिन्स्क एग्रीमेंट। अब देखो मिन्स्क क्या है, पहले बात देखो, मिन्स्क ना आपने कंट्री सुना होगा बेलारूस, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, ये बात समझ गए। अब मिन्स्क के अंदर ना एग्रीमेंट हुए थे। अब एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, देखो आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का काफी मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब तो बहुत सारे दिन हो गए इसको चलते हुए, राइट। तो ये देखो पहली बार ऐसा इशू नहीं हुआ, इसके पहले भी इश्यूज होते रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, 2014-15 में ना मेजर इश्यूज वहां पे भी उस टाइम हो गए थे। जब क्या हुआ था, जब रशिया ने ना क्या किया था, जब रशिया ने वहां पे जो एरिया है क्रीमिया, ठीक है ना, जो क्रीमिया वाला हिस्सा है ना उसको कब्जा लिया था, तब भी वहां पे काफी ज्यादा इश्यूज हो गए थे। एंड एट द सेम टाइम इस वजह से जो उस टाइम G8 था उसमें से रशिया को हटा दिया गया था, और बाद में बन गया था क्या, G7। ठीक है, तो उसी टाइम के आसपास की बात है। उस टाइम क्या हुआ था कि दो एग्रीमेंट्स हुए थे, एक था मिन्स्क 1 एंड एक था मिन्स्क 2। ठीक है ना, दोनों बेलारूस की कैपिटल सिटी में ही हुए थे। जहां पर क्या था कि कुछ एरिया है यूक्रेन का, जैसे लुहांस्क हो गया, एक और है वहां पे, तो ये दो पर्टिकुलर एरियाज थे। उन एरियाज को क्या किया गया था, आपस में वहां पे शांति स्थापित की गई थी। किस तरह से, अब और हम वायलेशन नहीं करेंगे, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये जिसका है, जैसे वो यूक्रेन का पार्ट है दोनात्स्क और लुहांस्क, तो वो वाले एरियाज वापस के यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स को दे दिए गए थे। तो आपस में ऐसा समझो कि एक तरीके का ना युद्ध को रोकने के लिए आपस में एग्रीमेंट किए गए थे। तो इसके अंदर ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मैप, और हमने ना देखो यूट्यूब पे ही आपके लिए एक ना फुल फ्लैश्ड इसके ऊपर डिस्कशन भी किया हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, जो भी आसपास की इंपॉर्टेंट लोकेशंस उस टाइम न्यूज़ में है, तो उनके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन उसके अंदर की गई है। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हो ताकि इस पूरे इशू को आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, ये मैप देखो अगर मैं बताऊं तो ये देखो, ये यूक्रेन का ये वाला एरिया है ना, इसको देखो डॉनबास रीजन भी बोलते हैं। ठीक है ना, डॉनबास रीजन, या फिर दो एरिया होते हैं, एक लुहांस्क और एक दोनेत्स्क। ठीक है ना, तो ये दोनों इस एरिया में पड़ते हैं। और इंपॉर्टेंट देखो आजकल जो सिटीज न्यूज़ में है, कीव का बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पे रशियन फोर्सेस काफ़ी पास में है। ठीक है ना, यहाँ पे ओडिशा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्रीमिया है ये रशिया ने ज़बरदस्ती हथिया लिया था 2014 के अंदर। यहाँ पे कंट्री है बेलारूस। ठीक है ना, यहाँ पे रोमानिया है। यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट जो ऑपरेशन इंडिया ने ऑपरेशन गंगा किया ना, जिसके थ्रू जो इंडिया जो यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनको इन कंट्रीज की हेल्प से हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी आ जाता है नीचे, यहाँ सी पे ऑफ एजोव है।
ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ना न्यूज़ में है कहीं ना कहीं कि यहाँ से इतने बंदे निकाल लिए, यहाँ से वो हो गया। तो ये सारी की सारी ना आप इस मैप को ना एक बार अच्छे से और भी स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है। तो ये पुरानी न्यूज़ है थोड़ी सी, एंड अकॉर्डिंगली आप समझ गए कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। ये देखो ये है दोनेत्स्क, यहाँ पे ये है लुहांस्क वाला एरिया। ठीक है, बहुत फेमस न्यूज़ में आ चुकी हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। उसी के रिगार्डिंग डॉनबास रीजन के अंडर ही मिन्स्क 1 को किया गया साइन, एज वेल एज मिन्स्क 2 को, ताकि किस तरीके से हम अपनी जो वॉर है उसको रोक सकते हैं, एंड जो भी ह्यूमैनिटेरियन डिलीवरीज है उनको इंश्योर किया जा सके। ठीक है। तो ये देखो ये यूक्रेन था ना, यूक्रेन के मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये यूक्रेन के ऊपर वाली साइड दिखाया था बेलारूस। ठीक है। तो बेलारूस को अगर देखें तो बेलारूस की ये कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है। यहाँ पे देखो आ जाता है लात्विया लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी के आसपास है, तो इनको बाल्टिक नेशंस भी बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ में है। ये चेरनोबिल को भी देख लो, ये भी न्यूज़ में था अभी थोड़े टाइम, रशिया के रिलेटेड ही, रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये सारी की सारी लोकेशन कहीं ना कहीं न्यूज़ में है। अब थोड़ा थोड़ा इनको ना ऑब्जर्व करता रहा करो कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में आई, ये है कहाँ मैप पे। ठीक है। तो ये फायदा होता है मैप प्रैक्टिस का, और क्वेश्चन अगर इससे आ गया तो आप इसके रिगार्डिंग कर दोगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगले डिस्कस करेंगे OSCE। OSCE क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसी के रिगार्डिंग है किस तरीके से हम रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं यूरोप के अंदर, उसके रिगार्डिंग है। और टोटल इसके अंदर 57 कंट्रीज हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है। और इनका जो एजेंडा है अब वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर बेस हो चुका है, जिसमें ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर भी फोकस किया गया है। आगे चलते हैं, अगला हम डिस्कस करेंगे दैट इज UNSC रेजोल्यूशन 2615। UNSC तो आपको पता ही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो क्या कर सकता है? डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास कर सकता है। अब हुआ क्या कि ये जो 2615 रेजोल्यूशन है ना, ये रिलेट करता है किससे? तालिबान से। ठीक है। अब देखो तालिबान ने पिछले साल कर लिया टेक ओवर, राइट, अफगानिस्तान के ऊपर, उनकी उनकी ही एक तरीके से सरकार बन गई वहां पे। पर ऐसा तो जरूरी है ना कि जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो प्रोवाइड करनी है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनकी तो हेल्प हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसी वजह से इंश्योर करने के लिए ना, जो भी रेजोल्यूशन के अंदर कुछ हमने ऐसा मान लो कि हमने कुछ वो किया हुआ था, जो तालिबान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनको थोड़ा सा हटाने की बात करी गई है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे जो आम नागरिक हैं उनकी थोड़ी हेल्प करी जा सके। तो उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे कुछ कार्व आउट करने की बात करी गई थी कि किस तरीके से कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वहाँ के लोगों तक अकॉर्डिंगली पहुँच पाए, और किस तरीके से हम ह्यूमन राइट्स को वहाँ पे रिस्पेक्ट करी जाए एंड इंटरनेशनल लॉ को भी वहाँ पे अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाए। तो अगर इससे क्वेश्चन आया तो बस इतना ही आएगा कि UNSC रेजोल्यूशन 2615 इज रिलेटेड टू व्हाट। आई होप अब आप अपना उस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं NPT ट्रीटी के बारे में। देखो NPT मैं आपको ऐसे समझा भी चुका हूँ ऑलरेडी। NPT क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो हुआ क्या था, दुनिया में ना पहले 1967 तक 5 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने क्या किया था, जो न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट कर चुकी थी। वो कौन सी कंट्रीज थी? देखो वो थी वही कंट्री जो परमानेंट 5 है ना, P5। कौन सी है परमानेंट 5? एक तो देखो हो गया USA, साथ में हो गया ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, एंड बाकी 2 कंट्रीज कौन सी हैं? एक है रशिया और 5वीं क्या है? 5वीं है चाइना। तो एक ना उस टाइम ऐसे लग रहा था कि दुनिया में ना जैसे एक दूसरे के बीच में आर्म्स रेस चल रही है, ठीक है, न्यूक्लियर रेस चल रही है, ठीक है ना। हर कंट्री चाह रही है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। अब अगर ऐसा होता तो बहुत ही दुनिया के लिए बहुत ही एक बुरी सिचुएशन आ जाती कि हर कंट्री ही न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगी हुई है, कभी भी किसी कंट्री पे अटैक हो सकता है, एंड वहाँ की जो सफ़र कौन करेगा? वहाँ के आम नागरिक। ठीक है। तो इस वजह से NPT को लाया गया कि अब से क्या इंश्योर किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद आज से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि एक डेट फिक्स कर दी गई, कौन सी? 1 जनवरी 1967। उसको बोल दिया गया, ये जो 5 कंट्रीज ऑलरेडी बना चुकी थी इनको बोल दिया गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं उनको बोल दिया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और बोला गया कि अब जो बाकी कंट्रीज हैं वो कभी उनके पास कोई राइट ही नहीं है, ना ही वो न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डेवलप कर सकते हैं, ना ही कुछ और उससे रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है ना ही किसी कंट्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। सब कुछ उसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो इससे हुआ क्या, जैसे इंडिया मान लो, ठीक है ना, ये और कोई कंट्रीज हैं, इनके ऊपर से राइट हटा दिया गया कि आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। अब बट
इंडिया को तो देखो अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अब इंडिया के देखो बगल में है चाइना, चाइना को राइट मिल गया कि आपका ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो ठीक है। अब उनको भी बोला गया वैसे कि आपको भी डिसआर्मामेंट करना है, आपको भी न्यूक्लियर वेपन कम करने हैं, पर कोई ऐसे उनके ऊपर हार्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। तो इंडिया के ऊपर तो बट बोल दिया गया कि बाकी कंट्रीज कोई भी अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती। तो इंडिया को ये ट्रीटी क्या लगी, लिटी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स बना दिए गए हैं, कि कुछ कंट्रीज को बोल दिया कि ये हैव्स हैं और बाकी जो कंट्रीज जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन आप कभी बना ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, सॉरी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, मेरा मतलब था डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। तो इस वजह से इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया बोले कि हम नहीं साइन करेंगे एनपीटी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है बिटवीन द कंट्रीज। इसी वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज बोल रही हैं कि अब एनपीटी साइन करेंगे या नहीं करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इसके बारे में डिस्कशन होती रहती है, ठीक है। बट मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, हैव्स एंड हैव नॉट्स में ये डिस्क्रिमिनेट करती है, ठीक है। जरा और इसको ना डिटेल में समझ लेते हैं कब कब ये हुआ था। देखो पांचों कंट्रीज ने बोला है कि हम और वेपन्स नहीं बनाएंगे या कम करेंगे जो भी है, एंड ये साइन हुई थी 1968 के अंदर, एंड ये फोर्स में आ गई 1970 में। इसके देखो तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे, एक तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन उसको रोकना, डिसआर्मामेंट कि जितने वेपन्स ऑलरेडी बन गए उनको कम करना, एंड न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना। अब आपको पता ही जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे देखो वेपन भी बनाए जा सकते हैं या फिर इसको एनर्जी के लिए यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है ना, एनर्जी सिक्योरिटी भी इसके लिए इंश्योर की जा सकती है। तो ये चीज़ अलाउड है एनर्जी सिक्योरिटी, पर वेपन अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर। एट द सेम टाइम ये इम्प्लीकेशन देखो इसके क्या है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो एक्वायर नहीं कर सकती, तो यानी कि हो गए ना हैव नॉट्स ये वाले, ठीक है ना। और ये जो हैव्स है इनको बोला गया कि आप भी कम करोगे, पीसफुल यूज़ करोगे, सो एंड सो फोर्थ, राइट। एंड जो कंट्रीज थी मैंने आपको समझा ही दिया कि किस तरीके से अकॉर्डिंगली ये ट्रीटी वर्क करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इंडिया ने देखो साइन नहीं कर रखी, एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने भी इसको साइन नहीं किया हुआ, राइट है जी, ठीक है। इजराइल के पास भी देखो, इजराइल का भी सिमिलर सिचुएशन है इसके अंदर, क्योंकि वो भी अपने अकॉर्डिंग है। लास्टली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर ट्रीटी वो करती है। एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, इजराइल, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये नाम याद रख लो कि ये पर्टिकुलर कंट्रीज ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये एनपीटी के बारे में भी समझ गए। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। देखो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट ना दो कंट्रीज के बीच में है मेजरली, वो है एक है जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया। इनकी ज़रा लोकेशन मुझे बताओ कहाँ पर है। देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया ना की अगर मैं आपको मैप में लेकर चलता हूँ, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया और जापान आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों कंट्रीज काफ़ी पास में हैं। एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूँ क्वाड की, तो क्वाड में भी तो ये दोनों कंट्रीज आती हैं, साथ में कौन आ जाता है, इंडिया एंड यूएसए। तो ये दो कंट्रीज है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक। क्वाड के बारे में आपने पता ही है आपको, क्वाड के बारे में। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक बाइलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट है, क्या, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। ये दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट है, ताकि मिलिट्री ट्रेनिंग शेयर हो पाए एंड जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो आपस में अच्छे से काम किए जा पाए। देखो कहीं ना यहाँ पे चाइना का आपको पता है दबदबा बढ़ता ही जा रहा है इसके आसपास, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये कंट्रीज कहीं ना कहीं आपस में पास में भी आ रही हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि अगर कोई कंट्री इस पर्टिकुलर एरिया को मिलिटराइज करने की कोशिश करती है या फिर अपने वेसल्स के द्वारा कुछ गलत इस्तेमाल करने का कोशिश करती है, तो ये कंट्री साथ में मिलके रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ काम करेंगी, ठीक है ना। जैसे क्वाड का क्या फोकस है कि ओपन, फ्री, ठीक है ना, एंड इंक्लूसिव, ठीक है ना, इंडो पैसिफिक चाहिए इनको। तो इसकी तरफ काम करने के लिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट भी उसी की तरह ही है कि इस तरह से डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को साथ में मिलकर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे में। आगे चलते हैं एंड देखते हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन। अब देखो एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो पहली बात देखो एशिया के बारे में बात हो रही है, और दूसरा क्या है, क्लियरिंग यूनियन। देखो होता क्या है कि जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं, मान लो कि उनके ऊपर ना कि कुछ जैसे फॉरेक्स होते हैं, ठीक है ना, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, हमारे पास भी डिफरेंट कंट्रीज के पास होते हैं। तो कल को ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंट्रीज के पास ना कुछ शॉर्टेज चली जाए, कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स अचानक से कम हो जाए,
तो वहां पे क्या कर सकता है, दूसरी कंट्रीज उसको हेल्प कर सकती है कि आज क्या करेंगे कि एक ना स्वैप एग्रीमेंट होता है, तो स्वैप एग्रीमेंट को अगर साइन किया हो ना तो दूसरी कंट्री उसको हेल्प कर सकती है। जैसे मान लो, जैसे अभी क्या हुआ है, जैसे श्रीलंका को ना काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, डॉलर्स की। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसको दे दिए डॉलर्स, और इन बिहाफ श्रीलंका की जो करेंसी है, वहां की जो करेंसी है, वो पर्टिकुलर करेंसी इंडिया ने खरीद ली। अब बाद में क्या होगा, जब श्रीलंका के पास डॉलर्स आ जाएंगे तो ये डॉलर इसको वापस कर देगा, एंड जो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसको करेंसी वापस कर देगा एट द सेम टाइम जो श्रीलंकन करेंसी थी। इसके साथ क्या हुआ कि देखो जो भी हुआ ना कि कंट्री की हेल्प होगी। जब फॉरेक्स रिजर्व उनके पास इतने ज्यादा कम बढ़ गए थे तो यहाँ पे दूसरी कंट्री ने आके उसकी हेल्प कर दी। उसी तरह से क्या बना है, एशियन क्लियरिंग यूनियन, ताकि अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए तब दूसरी कंट्री उनकी हेल्प कर पाए इन क्लियरिंग देयर जो भी इशू है उनके रिगार्डिंग फॉरेक्स का। तो इंडिया ने यही किया है अभी कि करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है $400 मिलियन का, वो श्रीलंका के साथ किया है अंडर एशियन क्लियर यूनियन की जो सेटलमेंट थी, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इस पर्टिकुलर के अंदर ये 1974 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एट द सेम टाइम इसके कुछ मेंबर्स देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता, मेजरली ये न्यूज़ ही ज़्यादा न्यूज़ एज इन ना कि न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगी। एशियन क्लियरिंग यूनियन इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा है, थोड़ा ऐसी मेजर इशू की वजह से ही था, बट ओवरऑल इतने ज़्यादा ज़रूरत इसको मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इतना आपसे डिटेल में जाके इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में पूछेगी। ये मोर आप ना ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये इकोनॉमी का आपका टॉपिक है कि किस तरह से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट काम करता है, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं करेंसी स्वैप के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं एंड फोकस करते हैं अपना WEF डावोस एजेंडा समिट। WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है, ये है एक एनजीओ। कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1971 के अंदर। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं। बट इनका ना एक बहुत ही फेमस हर साल समिट होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है डावोस के अंदर। डावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। यहाँ पे इनका हर साल मीटिंग्स ही होती है, ऐसा समझ लो, जहाँ पे कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स भी आते हैं, कुछ आर्टिस्ट भी आते हैं, कुछ एक्टर्स भी आते हैं, कुछ और लीडर्स डिफरेंट जैसे बिजनेस लीडर्स हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंट लोग आपस में आके बात करते हैं किस तरीके से हम वर्ल्ड की इकोनॉमी को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। देखो जब स्टार्ट हुआ ना तो इसका फोकस था इकोनॉमी के ऊपर, बट ओवर द टाइम जैसे हर चीज़ का होता है ना कि इसका स्कोप बहुत वाइडन होता गया। तो इसके अंदर देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी डिस्कशन हो जाती है, अब ग्लोबल वैल्यू चेंज, जैसे अभी आपको पता है कि किस तरीके से कोविड-19 के बाद डिसरप्ट हो गई हैं, तो उस चीज़ को वापस से रीबिल्ड करना, कंट्रीज़ को आपस में किस तरीके से आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को और रेज किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग अभी जो रिसेंट जो डेवोस का एजेंडा था 2022 का, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, ठीक है। तो बस यही सेम चीज़ें हैं, बट मेजरली आप समझ गए कि ये एक एनजीओ है जो डिफरेंट ग्रुप्स को साथ में लेके आती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर टाइप के लीडर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फोकस करते हैं इंडियन ओशियन डायलॉग के ऊपर। अब देखो आप एक चीज समझना कि आप लोगों को ना, आपने पढ़ा होगा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के बारे में। देखो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, यहाँ पे कंट्रीज के जैसे ऑफिशियल्स हो गए, वो आपस में जाके बात करते हैं, जो भी हमारे ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रॉपर। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, ट्रैक 2 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे एकेडमिक के लोग होंगे, ठीक है ना, कुछ रिलीजियस लोग, या फिर कुछ एनजीओज, ठीक है, या फिर सिविल सोसाइटी के लोग, ये आपस में एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ आपस में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जैसे सॉफ्ट पावर दूसरे कंट्री के साथ बढ़ती है, उनके साथ रिलेशंस बढ़ते हैं। इसी तरह से एक चीज क्या होती है, ट्रैक 1.5। अब ट्रैक 1.5 क्या होता है, देखो वो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि साथ में ऑफिशियल्स तो हैं ही हैं, जो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ ही हमारी चाहे कंट्रीज के एनजीओज हो गए, रिलीजियस लोग हो गए, एकेडमिक लोग हो गए, ये भी साथ में जाके दूसरी कंट्रीज के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब जो इंडियन ओशियन डायलॉग है ना, ये ट्रैक 1.5 का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो ऑफिशियल्स हों चाहे नॉन ऑफिशियल्स हों, वो आपस में मिलकर काम करते हैं, ताकि जो इंडियन ओशन का आसपास का एरिया है उसमें किस तरीके से हम अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा पाएं, आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएं। अब आपको पता ही है, जैसे इंडिया का एक फेमस वो है सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह करता है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ
जो इंडियन ओशन के अंदर है, उस वहाँ पे इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो यही चीज़ है बस इंडियन ओशन डायलॉग। तो इंडियन ओशन आप समझते हो कि कौन सा एरिया की बात करी जा रही है और किस तरह से इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ थ्रू ट्रैक 1.5 फोरम कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 1/2 ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर शिप एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड वाइड शिपमेंट्स पास थ्रू दिस। तो जब इंडियन ओशन से इतना ज़्यादा चीज़ें पास कर रही हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी यहाँ पर है। मैं थोड़ा आपको ना इस मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, यहाँ पड़ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ पड़ गया क्या, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ है गुल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो एसेंशियली क्या बना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है किसके बीच में लाई करता है, एक साइड हो गया पर्शियन गल्फ, दूसरी साइड क्या हो गया, गुल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, इसी तरह से क्या है, यहाँ पे है बाबल मंदेब, ये वाला एरिया। ठीक है, तो बाबल मंदेब ये भी एक चोक पॉइंट है, ये भी एक स्ट्रेट है। तो ये किसके कनेक्ट करती है, देखो एक साइड आ जाता है इसके रेड सी। ठीक है, ये वाला इसके साइड आ जाता है रेड सी, यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये मैपिंग प्रैक्टिस की तरफ से ना आप इसको ले लो। बाबल मंदेब समझ गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज समझ गए, और अगर आप इसको ही थोड़ा आगे चलते हो ना, ये रेड सी के आगे चले जाते हो, यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है सुएज कैनाल। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी रूट है सुएज कैनाल का। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आता है स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, इसको चाइनीज डिलेमा भी बोला जाता है, क्योंकि चाइना का जितना भी मोस्टली वो सी रूट के थ्रू सामान जाता है ना, वो इसी रूट के द्वारा ही जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। मेडागास्कर की लोकेशन देख लो, सेशल्स है, कोमोरोस है, ठीक है ना, शागोज आर्किपेलागो है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं, मॉरिशियस है, फ्रेंच यूनियन आइलैंड है, ठीक है ना, सुंडा स्टेट हो गया। तो ये चीजें आप ना थोड़ा मैप में भी अकॉर्डिंग ना देखते रहा करो कि अच्छा ये चीज यहाँ पे है, यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी डिपिक्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। इंडिया का देखो सागर डॉक्ट्रिन भी आपको पता लग गया, इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव भी है यहाँ पे, साथ ही साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, तो यानी कि जापान के साथ मिलकर इंडिया ना जो अफ्रीका वाली साइड के कंट्रीज हैं उनको इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड में कहीं ना कहीं वहां पे काउंट करता है, और यहाँ पे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के थ्रू वहां पे उनकी हेल्प करी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इंडियन ओशन डायलॉग के बारे में। आई होप आपने ना मैप के थ्रू ये डिफरेंट चीज़ें नोट कर ली होंगी। आगे चलते हैं एंड फोकस करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। देखो हुआ क्या था कि कुछ साल पहले इंडिया और फ्रांस, इनकी लीडरशिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब पता ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर पता क्या है, इसके हेडक्वार्टर हैं गुरुग्राम के अंदर। ठीक है ना, तो गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर हैं, तो यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। और होता क्या है, देखो जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज है ना, वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती हैं, वहां पे देखो सूरज इतना ज्यादा आता है, तो उस सोलर एनर्जी को हम यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना सन को यूज करते हुए, तो वहां उसी चीज को फोकस करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया। उसी तरह से एक और इनिशिएटिव निकाला गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस से चीज उसके रिगार्डिंग रिलेटेड है। अब हुआ क्या है, ये जो अलायंस बनाया गया ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या मिल गया, ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, अब ऑब्जर्वर स्टेटस से क्या होगा, इसके थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और इंपॉर्टेंस मिलेगी, साथ ही साथ इनका ऑफिस हो सकता है। ऑफिस कहाँ पे हो सकता है, जो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर है। तो इससे आप देख रहे हो कि किस तरीके से वर्ल्ड इंडिया की लीडरशिप के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कन्वर्ज कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज को, जहां पे शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की या फिर एनर्जी की, तो उन कंट्रीज जहां पे सरप्लस है वहां से उसको एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है। और साथ ही साथ ये फंडिंग रेज करने में भी हेल्प करता है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारी फंडिंग आने वाले ईयर्स में रेज करनी है, ताकि जो भी सेटअप कॉस्ट होती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनको प्रॉपरली बियर किया जा सके। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो इसके मेंबर्स है ना, अब इसके मेंबर पहले तो ऐसा था कि सिर्फ जो टॉपिक्स के अंदर लाई करते हैं सिर्फ वही हो सकते हैं, पर अब क्या हुआ कि मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। ठीक है ना, ओपन फॉर ऑल, सारी कंट्रीज इसके मेंबर बन सकती हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको यूपीएससी पूछ ले कि इसके मेंबर सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज हो सकती हैं, आप बोलोगे जी नहीं, मेंबर्स इसके कोई भी हो सकते हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल, बट वोटिंग राइट सिर्फ उनको मिलेंगे जो कि ट्रॉपिक्स के अंदर लाई करती हैं। समझ गए कि ऑब्जर्वर स्टेटस क्या है, क्या इसका फायदा होगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है।
ठीक है। इस अलायंस के इस स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने से फायदा क्या होगा कि कॉपरेशन बढ़ेगी अलायंस और यूएन के अंदर, ताकि जो एनर्जी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट में फोकस किया जा सके। जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम के अंदर, उसी के साथ ही साथ यूएन के हेडक्वार्टर्स में भी इसको परमानेंट ऑफिस का स्थान मिलेगा एंड जो सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट होगा वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। एंड टोटल 101 सिग्नेटरी है जहां यूएस ने भी इसके साइन कर दिए हैं, इसके अंदर एक अकॉर्डिंगली आ चुका है। ठीक है, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फंडिंग रेज करने में। और किस तरह से देखो आने वाले टाइम में हम क्या चाहते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, तो उसकी तरफ भी ये पर्टिकुलर हमारे जो कदम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिगार्डिंग। आप अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।